नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले एक घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है और ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि महाराष्ट्र में जो सीएम के पद को लेकर अभी से अपने अपने दावे हो रहे हैं, ये वैसे तो दोनों गठबंधन जो वहां पर महायुति और महाअघाड़ी है, दोनों में अपने अपने दावे हैं, लेकिन महाअघाड़ी में ये बिल्कुल एक बार फिर से सामने आ चुका है, खासतौर पर कांग्रेस वर्सेस उद्धव सेना। तो उस पर सबसे पहले बात करेंगे और उसके बाद आज की खास चर्चा होगी कि वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर जो जेपीसी बनी थी उसने अपना ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। जेपीसी के अध्यक्ष कह रहे हैं कि ड्राफ्ट तैयार है, हम इसको सौंपने के लिए तैयार हैं, लेकिन विपक्षी दल कह रहे हैं नहीं, अभी इसको और विस्तार दीजिए। इसको लेकर वो लोकसभा अध्यक्ष मिलने भी वाले हैं। तो क्या चल रहा है, क्या टालने की कोशिश कर रहे हैं विपक्षी दल, इस पर करेंगे खास चर्चा, क्योंकि 25 तारीख से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है। तो इस पर खास चर्चा होगी खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद फिर अब बात करेंगे कि जो देश में नक्सल प्रभावित इलाके हैं उन पर चौतरफा मार पड़ रही है, सुरक्षा बल कार्रवाई कर रहे हैं, सरकार की वैसी नीति और कार्यक्रम है। और अभी तो हाल में जो 2 राज्यों में चुनाव हुए, झारखंड में और महाराष्ट्र में, तो चतरा से लेकर गढ़चिरौली तक आम लोगों ने, मतदाताओं ने भी बुलेट को बैलेट से बम्पर जवाब दे दिया है। तो इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि इस बीच जो केंद्रीय गृह मंत्री उन्होंने कहा मार्च 2026 तक नक्सलवाद फिनिश, तो उस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब। लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 10 नक्सली, भारी मात्रा में हथियार और अन्य सामग्री बरामद। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का पलटवार, कहा मणिपुर समेत उठाए गए तमाम मुद्दे झूठ और राजनीति से प्रेरित। 3 देशों की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। प्रधानमंत्री ने 31 द्विपक्षीय बैठकों और वैश्विक नेताओं के साथ अनौपचारिक वार्ता में लिया भाग। भारत सरकार की फटकार के बाद कनाडा के बदले सुर। कनाडा की मीडिया में निज्जर हत्याकांड से जुड़ी खबरों को ट्रूडो ने किया खारिज, कहा भारत सरकार के खिलाफ कोई सबूत नहीं। ज्ञानवापी मामले में सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम पक्ष को नोटिस, 2 हफ्तों में मांगा जवाब। मामले की अब अगली सुनवाई होगी 17 दिसंबर को। दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद मतगणना को लेकर तैयारियां तेज, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में अगले सीएम को लेकर दोनों गठबंधनों में अटकलबाजी तेज। कांग्रेस और उद्धव गुट का तकरार फिर आया खुलकर सामने। और वक्त पर बनी जेपीसी की आखिरी बैठक खत्म होने के बाद समिति के अध्यक्ष ने कहा कि जल्द ही सौंप देंगे ड्राफ्ट, लेकिन विपक्षी सदस्यों ने कहा कि और चर्चा जरूरी है और वो लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर जेपीसी को विस्तार देने की करेंगे मांग। ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे कि महाराष्ट्र खास तौर पर, वैसे तो झारखंड में भी चुनाव हुए थे, उपचुनाव भी कई जगह हुए हैं, लेकिन महाराष्ट्र का जो विधानसभा चुनाव है उसमें आपने देखा होगा पिछले कई महीनों से सीएम पद को लेकर चल रहा है अपनी अपनी दावेदारी। अभी कल वहां पर मतगणना होनी है, लेकिन अभी से अपने अपने दावे। तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पद को लेकर अपने अपने दावे, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक। हालांकि कौन बनेगा मुख्यमंत्री को लेकर राजनीतिक पारा बिल्कुल गर्म है। एग्जिट पोल के नतीजे के बाद अब एग्जैक्ट पोल नतीजों को लेकर सभी दलों में माथापच्ची जारी है, लेकिन महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री को लेकर घमासान सबसे ज्यादा है, जबकि एग्जिट पोल ने तो इनकी संभावना कम कर दी थी और कहा था कि वहां पर महायुति आएगी, लेकिन जनादेश का इंतजार वैसे सभी को है। आज महाराष्ट्र में कांग्रेस पार्टी के नेताओं की बैठक हो रही है और मतगणना के बाद जीते हुए उम्मीदवारों को एकजुट रखने की रणनीति भी बनाई जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने साफ किया कि परंपरा तो यही है कि कांग्रेस पार्टी गठबंधन में सबसे आगे रहती है, तो जाहिर है कि उसी के नेतृत्व में एमवीए की सरकार बनेगी।
यानी कि मुख्यमंत्री पद पर दावा ठोक दिया। लेकिन संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो पार्टी के स्टैंड को क्लियर करें। लेकिन विधायकों की खरीद फरोख्त को लेकर शिवसेना उद्धव गुट जो है वो सबसे ज्यादा चिंतित है। संजय राउत ने कहा कि हमारे विधायकों पर सबसे ज्यादा दबाव होगा, इसलिए हम उन्हें होटल में रखेंगे। लेकिन कांग्रेस की रिजॉर्ट पॉलिटिक्स तो आपको याद होगी ही। इसके तहत वो अपने विधायकों को कर्नाटक या तेलंगाना में शिफ्ट कर सकती है। महाराष्ट्र की सभी 288 सीटों के रुझान कल यानी 23 नवंबर को सुबह 9 बजे तक आने लगेंगे। तो जाहिर है कि सभी पार्टियों ने अपने अपने उम्मीदवारों को साधने की कवायद तेज कर दी है। महाविकास आघाड़ी या महायुति सरकार बनाने के लिए दोनों गुटों को कम से कम 145 विधायकों का समर्थन जुटाना जरूरी है। तो इस हालत में महायुति में सीएम पद के लिए संघर्ष थोड़ा कम है, लेकिन जो आघाड़ी है वहां तो सीएम को लेकर एक तरह से कहिए घमासान मचा हुआ है, जबरदस्त तनाव है। तो जो ये घमासान और तनाव है, इसको थोड़ी सी हवा वहां के जो महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके बयान ने भी दी, क्योंकि उनके अध्यक्ष नाना पटोले ने दावा किया कि राज्य में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है और कांग्रेस के नेतृत्व में बनी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार आएंगी, ये क्लियर हो चुका है और हम 25 तारीख को महाविकास आघाड़ी सरकार बनाएंगे। हरियाणा में जो नुकसान हुआ है वो नुकसान महाराष्ट्र में ना हो, इसकी चिंता हम करेंगे। हर बूथ पे हमारी कल नज़र रहेंगी, काउंटिंग के समय भी हमारी नज़र रहेंगी। तो नाना पटोले ने यह बयान दिया तो शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने भी बहुमत का दावा तो किया, लेकिन उन्होंने बिना नाम लिए दावा किया कि खोखे वाले विधायकों को तोड़ने का प्रयास करेंगे, इसीलिए उनके लिए होटल में रहने की व्यवस्था कर दी गई है। दूर दरार से लोग चुनकर आएंगे। मुंबई में आने के बाद उनके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, कहाँ रहेंगे वो, भागम भाग होगी, उनके ऊपर प्रेशर रहेगा ये लोगों का, खोखे वालों का। तो सबकी रहने की व्यवस्था एक होटल में एक जगह पर करने की योजना हम बना रहे हैं। तो होटल का इंतजाम हो रहा है महाराष्ट्र में भी और महाराष्ट्र के बाहर भी। इस बीच शिवसेना शिंदे गुट से प्रत्याशी शाइना एनसी प्रदेश में महायुति की सरकार बनने का दावा कर रही है। नाना पटोले और संजय राउत का स्पर्धा है कि किसने ज्यादा विवादक बयान दिए। ये वही पार्टी है जो विश्वास करती है वोट जिहाद में, नोट जिहाद में, लिकर जिहाद में, तुष्टीकरण की राजनीति, और इनकी नैया तो डूब चुकी है। जिस दिन संजय राउत नाना पटोले से कहलवाएं कि आदरणीय हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी को वंदन, मैं चैलेंज करती हूं, और जिस दिन नाना पटोले ये समझे कि संजय राउत सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति और मुस्लिम और दलित वोट बैंक को नजर कर रहे हैं, यहां स्पष्ट रूप से महायुति जीत के आएगी। तो दावे अपने अपने हैं, और दावे सिर्फ जीत को लेकर नहीं है, दावे तो मुख्यमंत्री पद को लेकर भी हैं। क्या कुछ ताज़ा चल रहा है महाराष्ट्र में? क्योंकि सब ने अपनी अपनी पैंतरेबाजी शुरू कर दी है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मुंबई से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिशिर सेलार, और साथ में यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं। शिशिर, पहले आपके पास आता हूँ। नाना पटोले के एक बयान ने एक बार फिर से हवा दे दी, क्योंकि देखिए ये तो चर्चा कभी मुझे लगता है कि पिछले अगर 3-4 महीने से देखा जाए, ये चर्चा कभी कम से कम एमवीए में थमी ही नहीं कि अब कम से कम मुख्यमंत्री पद को लेकर के विराम लग जाए चर्चा पे। उद्धव ठाकरे लगातार दावा करते रहे, मुंबई से लेकर दिल्ली तक की यात्रा की, सभी दरबार में भी गए, नहीं हुए घोषित। लेकिन ऐसा लगता है कि बाकी पार्टियों ने कुछ ना कुछ गेम सोच रखा है और उसी के मुताबिक ये बयान आ रहे हैं क्या शिशिर? बिल्कुल, हालांकि इसके पीछे हमें थोड़ा सा पीछे जाना होगा। जब महायुति सरकार जो है, मतलब 2000 बात करें 19 में जब आई थी, तब हालांकि जब सरकार बनी थी उस वक्त भी अगर देखा जाए मुख्यमंत्री तो उद्धव ठाकरे बने थे, लेकिन जाहिर सी बात है जिस प्रकार से युति बनी थी जो ऐसे में उनमें भी जो है अनबन यहाँ पे लगाई रहती थी और आरोप लगाया जाता था कि कांग्रेस के जो है काम इसमें नहीं हो रहे हैं। एनसीपी जो फाइनेंस मिनिस्ट्री अपने पास लेकर रखी थी, तो उस वक्त अगर देखा जाए तो कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा था कि उनके कुछ काम जो है और उनके लिए फंड जो है वो नहीं मिल रहा। हालांकि वो बात बीत चुकी, लेकिन अब थोड़े से और आगे आए और जब सीट शेयरिंग का मसला सामने आया था
उस वक्त भी हमने देखा कि महाविकास आघाड़ी में खटपट जरूर थी। आलम ये था कि एक वक्त पर जहां पर नाना पटोले जो है वो कांग्रेस की तरफ से महायुति में जो है सीटों का बंटवारे की चर्चा कर रहे थे, आखिरी के कुछ दिनों में नाना पटेल को हटाकर बाला साहेब थोरात को जो है वो आगे लाया गया और ये चर्चा जो है कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की वो एक साथ करने लगे और जिसमें जो है नाना पटेल को साइड में करके बाला साहेब थोरात को आगे ला गया। हालांकि कांग्रेस ने बात स्पष्ट कर दी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये तो चर्चा का दौर है और इसलिए चर्चा के दौर में नया फेस जो है कांग्रेस ने उतारा था बाला साहेब थोरात को। लेकिन इसकी पिछले की पृष्ठभूमि अगर देखें तो उस वक्त भी ये अनबन इसलिए थी कि हालांकि कौन कितनी सीट लड़ेगा ये पहले से जानते थे शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी, और इसीलिए वो 100 के पार सीट मांग रहे थे। हालांकि जिस प्रकार से उन्होंने कई बार कहा कि हम सेंचुरी मारेंगे, तो उसका पीछे का मतलब ये भी था कि जितनी सीट जो है ज्यादा मिलेगी, अगर ज्यादा सीट चुनकर आते हैं तो जाहिर सी बात है ज्यादा विधायक जीत सकते हैं, पावर और विधायक भी जो है उनको बार्गेनिंग पावर बढ़ सकती है। तो ये इसके पीछे का प्रमुख उद्देश्य, और इसीलिए संजय राउत बार बार कह रहे थे कि हम लोग सेंचुरी मार रहे हैं, बिल्कुल उतनी सीट मिल रही है, बिल्कुल, लेकिन उतने मिले नहीं, का बंटवारा अटक गए, 100 से नीचे ही अटक गए थे। लौटता हूं आपके पास, जी लौटता हूं शिशिर, आपके पास लौटता हूं। और आपके पास इसलिए भी लौटूंगा क्योंकि होटल की बुकिंग चल रही है, लगता है रेट कितना चल रहा है वो आपसे जरूर पता करूंगा। विनोद जी, ये जितना हम देख रहे हैं कि पहले तो मुझे लगता है कि कई महीने तक ये चला, और अब जो है जब कल नतीजे आने हैं फिर भी अपनी अपनी पैतरेबाजी है। मतलब कल 12 बजे तक का भी इंतजार किसी को नहीं है, अपनी अपनी दावेदारी अभी से करनी है। लाल जी, अभी शिशिर ने आपको बहुत अच्छे से इसके बैकग्राउंड को समझाया है, इस गठबंधन को। अब जो मैं उसमें थोड़ा सा वैल्यू एडिशन ये कर रहा हूँ कि इन पार्टियों महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों के पास एक्चुअली वक्त कम है जी। अब आप ये देखिए कि 23 तारीख को जब ये मतगणना का ये शुरू होगा प्रोसेस, तो जाहिर सी बात है वो शाम तक चलेगा ही। तो इसके में ये है कि 26 तारीख को किसी भी हालत में वहाँ किसी भी सरकार बनाने के लिए पार्टी को वहाँ अपना बहुमत साबित करना होगा, या बहुमत दिखाना होगा, या सरकार बनाने का क्लेम करना होगा। तो जाहिर सी बात है कि उनके पास 3 दिन का सिर्फ समय है। 3 दिन के बाद अगर वो ऐसा नहीं कर पाते हैं तो वहाँ प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा। 26 तारीख ही वहाँ लास्ट डेट है, जैसा कि मैं समझ रहा हूँ। सुशील इसको बढ़िया से और बेहतर बता सकते हैं जरूर। तो ये एक है, और इसमें ये लोगों को ये लग रहा है कि आप मान लीजिए हर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ मतगणना का काम शुरू होगा, वो विधायक किस पार्टी के जीत रहे होंगे, क्या विधायक जीत के आएंगे, और फिर वो शाम में आएंगे, विधायक दल के नेता की मीटिंग होगी, पार्टी का ये अपना होगा। उनको लगता है ये महफिल कहीं रास्ते में न लूट जाए। बिल्कुल, इसीलिए सारी तैयारी है अभी से। तो ये महफिल रास्ते, सावधानी ही बचाव है। ये कारवां कहीं लूट ना जाए, इसके लिए जो अभी आप संजय राउत का सुन रहे थे, सबसे ज्यादा एक तरह से कहिए कि वो चिंता में वही है कि उनको कारवां को लूटने का एक अंदेशा तो है। इसलिए वो बार बार कह रहे हैं कि भैया सबकी होटल की बुकिंग हो चुकी है, आप जैसे ही जीतते हैं तो आप सीधे यहाँ आइए और वहाँ बैठक होगी और उसके बाद तय होगा। नंबर्स गेम तो है, ये बात तो आप कह सकते हैं, लेकिन ये संघर्ष जो महाविकास आघाड़ी में है, मुझे लगता है ये पर्सनल है। पर्सनल के साथ साथ इसलिए मैं कह रहा हूँ कि नाना पटोले ने महाविकास आघाड़ी की जो अपनी एक थी पहले से इस बात की अंडरस्टैंडिंग बनाई थी, जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि जिस पार्टी के ज्यादा जीत के आएंगे विधायक उनकी दावेदारी होगी जी। तो नाना पोटले बगैर इसके इंतजार किए हुए अगर वो कहते हैं कि ये परंपरा रही है, जो महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस का अलायंस होता था, तो वो परंपरा में वो बता रहे हैं कि कांग्रेस आगे होती थी, कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनती थी, तो वो परंपरा के हिसाब से वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व में ही सरकार बनेगी। तो संजय राउत जो अब तक सीधे सीधे उद्धव ठाकरे को सीएम फेस बना रहे थे, फिर उनका क्या होगा। तो ये सारे खींचतान जो है, मुझे लगता है कि कल दोपहर तक में सारी चीजें स्पष्ट हो जाएगी। जैसे अभी आपने एग्जिट पोल का ये देखा है, एग्जैक्ट पोल में क्या नंबर आता है ये थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन नेता इंतजार नहीं कर रहे हैं, बुकिंग तो होटलों की हो गई होगी शिशिर। और ये भी कंफर्म कर दीजिएगा जो विनोद जी कह रहे थे कि 26 तारीख तक वहां नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए शायद। और ये भी कि तमाम इन चीज़ों को देखते हुए कि 23 को नतीजा आ रहा है, 24, 25, 26 2-3 दिन है, तो 2-3 दिन के लिए एकदम होटल को थ्रू आउट बुक करने में कोई दिक्कत भी नहीं है कि नहीं?
बिल्कुल, हालांकि इससे पहले भी हालांकि इस प्रकार का काम हो चुका है। 2019 में अगर देखें तो उस वक्त भी रिजॉर्ट पॉलिटिक्स खूब चली थी महाराष्ट्र में। जहां तक बात करें प्रेसिडेंट रूल की तो 26 तारीख तक का वक्त है। 2019 में भी अगर देखा जाए कुछ इसी प्रकार से खेला जो है उस वक्त अगर हम कहें तो एनसीपी ने खेला था, शरद पवार ने खेला था। इसके बारे में उन्होंने मीडिया में भी ये बात कही कि सुबह की हम सबको पता है कि शपथ विधि जो हुआ था उसके पीछे का कारण जो है अगर हम उसको देखें और शरद पवार के अगर पिछले कुछ बयान इंटरव्यू में दिए गए, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि महाराष्ट्र में प्रेसिडेंट रूल लग जाता, रूल लग चुका था और उसको कहीं ना कहीं पीछे लेने के लिए इस प्रकार से खेला करने की जरूरत थी। यहां से प्रेसिडेंट रूल हटाने की जरूरत थी और इसीलिए सुबह का शपथ विधि जो कि अजित पवार और देवेंद्र फडणवीस के बीच हुआ था, उसके बाद सरकार स्थापित हुई थी, बहुमत साबित नहीं कर पाई और इसलिए इमीडिएटली फिर महाविकास आघाड़ी ने अपनी सरकार स्थापित की थी। तो ऐसे में प्रेसिडेंट रूल का डर तो जरूर बना रहेगा और आज संजय राउत ने अपने बयान में यह बात कहा कि 2 ही दिन में अगर देखा जाए तो ये सत्ता बनानी है। 24 और 25 तारीख उनके पास होगी, जिसके अंदर इसके भीतर ये सरकार बनानी होगी और इसीलिए हर एक पार्टी को अपने नेताओं को यहाँ पर बुलाना होगा। एक पार्टी की स्वयं एक मीटिंग होगी, उसके बाद महाविकास आघाड़ी की बैठक होगी, उसके बाद जो है किस प्रकार से पूरी तरीके से ढांचा बनेगा, अगर ये बनता है तो तब की बात मैं कह रहा हूं कि अगर बनना है तो किस प्रकार से बनाया जाएगा, इस सभी पर विचार करना होगा और इसलिए 2 दिन पर्याप्त नहीं है। और इसीलिए इस वक्त जो जल्दबाजी महाविकास आघाड़ी द्वारा की जा रही है वो इसी स्तर पर की जा रही है कि कैसे जो है सभी विधायक जो है जिनकी उम्मीद है जीतने की, उनको एक बार फिर से अपने साथ बुला लाए। ये पहली बात। दूसरी बात, आज संजय राउत ने स्पष्ट की जो लोग बागी थे उनको भी अपनाया जाएगा। हालांकि इससे पहले अगर देखा जाए शिवसेना हो, कांग्रेस हो या फिर हम बात करें राष्ट्रवादी की, तीनों ने कड़े तेवर अपनाए थे बागी जो चुनाव में खड़े हैं नेता उनके खिलाफ। इतना ही नहीं बल्कि एक लिस्ट भी जारी की थी इन पार्टियों की तरफ से जो जिनके ऊपर एक्शन लेने वाली थी। लेकिन आज का बयान अगर देखा जाए संजय राउत का तो काफी सौम्य बयान है। उन्होंने कहा है कि जो बागी है अगर जीत के आते हैं तो वो भी हमारे नेता होंगे, उनसे भी बातचीत और उससे भी डायलॉग चल रहा है। तो ऑप्शन बी भी तैयार इस वक्त महाविकास आघाड़ी काम कर रही है क्योंकि वक्त जो है काफी कम है काफी वक्त, और अब तो वक्त काफी कम है नतीजा आने में भी। लेकिन लोगों को जरूर जानने में दिलचस्पी हो रही है कि होगा क्या। विनोद जी, अब तो किसी आचार संहिता का भी उल्लंघन नहीं होगा, थोड़ा हमारे दर्शकों को लिए बता तो दीजिए कि क्या होने की संभावना आपको लग रही है ज्यादा। देखिए लाल जी, ये बहुत बढ़िया अभी शिशिर ने जो बताया, मैं ये कह रहा हूँ कि ये संभावना की तो कम से कम बात तब तक बनी रहती है, कल दोपहर तक तो होगी ही होगी। मान लीजिए एग्जिट ये जब भी पोल के नतीजे शुरू होंगे और उसमें कम से कम मैच्योर होते हुए तो दोपहर 2 बजे 3 बजे तक का तो समय चाहिए। अब ये समय जो है इनके पास में 2 दिन का जो समय है वो किसी भी हालत में, ये बात शिशिर को ज़्यादा पता होगा कि कांग्रेस पार्टी ने कल से ही अपने संभावित जो उम्मीदवार हैं उनको तलाश रहे हैं कि कौन कौन जीतने की स्थिति में है। और कल कांग्रेस पार्टी की सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की ही मीटिंग हुई थी, महाविकास आघाड़ी की भी मीटिंग हुई थी और वो मीटिंग में वो ये बात मानते हैं कि वो जितने भी बागी हैं वो बागी में अगर कोई इस तरह के दावेदारी करने की स्थिति में है कि जीत के स्थिति में बनते हैं तो उनके साथ भी एक चैनल खोला गया है। तो ये तो तय है कि ये लड़ाई को ये मानते हैं कि अभी कम से कम उनको एकजुट होना है जब तक वो मैजिक नंबर उनके साथ में नहीं होता है। अब ये डिपेंड करता है कि महाविकास आघाड़ी में और पार्टियों, तीनों पार्टियों के पास कितनी सीटें आती है और सीटें के हिसाब से वो बार्गेनिंग करने की स्थिति में होंगे। अभी जो बात हो रही है सिर्फ परसेप्शन की बात हो रही है, नंबर्स उनको बताएगा कि वो बार्गेन करने की स्थिति में है या नहीं है। हाँ बिल्कुल, और जाहिर सी बात है अगर एग्जिट पोल की बात करें तो उसमें तो महायुति को एडवांटेज दिखाई पड़ रहा है। लेकिन क्या होगा, एग्जैक्ट क्या होगा, एग्जैक्ट तो जो अभी ये जो समय है ना, कल इस समय तक बिल्कुल तस्वीर साफ हो चुकी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर जुड़ने के लिए मुंबई से। और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे चल करके हम आज एक खास चर्चा करने वाले हैं कि वक्फ संशोधन को लेकर जो जेपीसी बनी उसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि रिपोर्ट तैयार है, ड्राफ्ट तैयार है, कभी भी हम सौंप देंगे। लेकिन विपक्षी सदस्य कह रहे हैं कि नहीं अभी विस्तार चाहिए, अभी और बात करनी है। तो क्या टालने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अभी अब वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस खास चर्चा को खास मेहमानों के साथ करेंगे। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद।
अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। छोटे थे तो माँ प्यार से मूर्ख बुलाती थी, मूर्खानंद। और ये तो सच में मूर्ख समझते हैं। कस्टम डिपार्टमेंट वाले बन के कॉल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपके पार्सल से ड्रग्स पकड़ा गया। सब समझते हैं, पहले डराएंगे फिर कहेंगे पैसे ट्रांसफर करो। अब प्यार से चाहे जो बुला लो, पर मैं मूर्ख नहीं हूं, याद रहे। यूपीआई सेफ है। यदि आपको भी कोई इस तरह डराना चाहे तो उसे कहो मैं मूर्ख नहीं हूं। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम करने वाले हैं खास चर्चा। जैसा कि ब्रेक पर जाने से पहले बताया था कि खास चर्चा इस पर करने वाले हैं कि वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर जो जेपीसी में चल रहा है उसको लेकर अध्यक्ष कह रहे हैं कि रिपोर्ट तैयार है और विपक्ष कह रहा है नहीं एक्सटेंशन चाहिए। तो संसद के शीतकालीन सत्र में 16 बिल लाए जाने की चर्चा है और लंबित विधेयकों में जो लाई जा सकती है उसमें वक्फ संशोधन विधेयक भी लाने की बात खुद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू कर चुके हैं। तो वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर जेपीसी ने गुरुवार को आखिरी बैठक की और जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट तैयार है। लेकिन जेपीसी के जो विपक्षी सांसद हैं उन्होंने समिति का कार्यकाल बढ़ाने की मांग कर दी है। मीडिया की खबरों के मुताबिक इस बार इसके लिए विपक्षी सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला से भी बात की है। लेकिन जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल का कहना है कि वक्फ बोर्ड से जुड़े सभी हितधारकों से अब तक 30 बैठकें हो चुकी हैं। जेपीसी के कई बैठकों में सांसदों ने अपनी राय रखी है। रिपोर्ट सौंपने के लिए जेपीसी के पास 29 नवंबर तक का वक्त है। दरअसल सरकार की ओर से वक्फ अधिनियम में 40 संशोधनों की मंजूरी दी गई थी। तो संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड को सुनियोजित तरीके से चलाने में मदद मिलेगी और उसकी अनियंत्रित शक्तियां भी कम होंगी। दरअसल साल 2013 में यूपीए सरकार में वक्फ बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाकर उसे पावरफुल लोगों को एक बड़ी संपदा सौंप दी गई थी। वक्फ बोर्ड की मनमानी के खिलाफ 90,000 से भी ज्यादा केस हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में ही पेंडिंग है वो। आम मुस्लिम, गरीब मुस्लिम महिलाएं, शिया, बोहरा समाज के लोग लंबे समय से इस कानून में बदलाव की मांग करते रहे। इनका कहना है कि आज वक्फ भू माफियाओं को संरक्षण दे रहा है। हाल के दिनों में बिहार से लेकर तमिलनाडु तक किसानों की जमीन पर वक्फ बोर्ड के नोटिस से काफी बवाल सामने आया है। कर्नाटक में किसानों के भारी विरोध के कारण सीएम सिद्धारमैया को वक्फ बोर्ड के नोटिस के खिलाफ जिला प्रशासन से म्यूटेशन रोकने का आदेश देना पड़ा। आज भी किसान वहां आंदोलन कर रहे हैं। वहीं पर केरल में 400 किसान परिवारों का संघर्ष अभी तक खत्म नहीं हुआ है। केरल वक्फ बोर्ड के खिलाफ 1000 से भी ज्यादा चर्चों ने मोर्चा खोल दिया है। तिरुवनंतपुरम में बीजेपी के प्रदर्शन पर पुलिस ने जमकर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और उन्हें सचिवालय तक जाने से रोक दिया। केरल बीजेपी राज्य सरकार से किसानों की जमीन हड़पने पर रोक लगाने की मांग कर रही है। लेकिन कमाल की बात यह है कि केरल विधानसभा ने सर्वसम्मति से वक्फ संशोधन बिल के विरोध में रेजोल्यूशन पास कर दिया था और अब विजयन सरकार वक्फ बोर्ड के एनक्रोचमेंट नोटिस पर संज्ञान लेने का आश्वासन दे रही है। इधर संसद के शीतकालीन सत्र में इस बिल पर हंगामा होने के आसार हैं, लेकिन लोगों को यह जानना होगा कि वक्फ बोर्ड पर यह पहला संशोधन नहीं है। यह विधेयक उसी को व्यवस्थित करने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है, लेकिन अलग अलग फंडे अपनाए जा रहे हैं इस प्रयास में बाधा डालने के। तो जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि जेपीसी के सभी सदस्य चर्चा के बाद रिपोर्ट को सदन में सौंप देंगे। जेपीसी जो बने थे उसने इस मामले पर पूरा विचार किया और विचार करने के बाद तमाम सदस्यों ने अपनी राय रखी और जो समय दिया गया 29 नवंबर तक, तो अब जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल कह रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट की ड्राफ्ट तैयार है और जेपीसी जो है वो समय से इस रिपोर्ट को सौंपने के लिए तैयार है। लेकिन इसमें भी राजनीति हो रही है। विपक्षी सदस्य ये कह रहे हैं कि इसको और विस्तार दिया जाए। उसके लिए वो लोकसभा अध्यक्ष को पत्र भी लिख चुके हैं। लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर के वो कहेंगे कि इसको और विस्तार दिया जाए, लेकिन जेपीसी के अध्यक्ष कह चुके हैं कि रिपोर्ट तैयार है। तो स्वाभाविक है कि 5 दिन में 29 घंटे जिस तरह से
इस जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में मौका मिला और जितना डिटेल डिलिब्रेशंस हुआ है, डिस्कशंस हुआ है, उस पर एक अच्छी रिपोर्ट तैयार होगी। मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के, क्योंकि ये कमेटी के मेंबर हैं, हम मिल करके क्लास बाय क्लास सभी पे अब हम डिस्कशन करके फाइनली हम उस पर सहमति बनाएंगे और एक सहमति के साथ एक अच्छा हम रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जरा विपक्ष को सुनिए। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह, जो इसके सदस्य भी हैं, उनका कहना है कि अभी भी मुद्दों पर चर्चा तो बाकी है। अभी बहुत सारे डिस्कशन बाकी हैं इसमें, तो इसलिए चेयरमैन साहब को भी या सरकार को भी इस पे बोलने का अधिकार नहीं है। अभी जेपीसी में चर्चा चल रही है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पे बातचीत होना बाकी है अभी। तो कांग्रेस के नेता नासिर हुसैन, जो वो भी कमेटी के सदस्य हैं, उनका कहना है कि जेपीसी का गठन विस्तृत चर्चा के लिए किया जाता है, जिसके अपने नियम होते हैं। जेपीसी इसीलिए बनाया जाता है कि डिटेल डिस्कशन उस पर हो, डीपर स्टडी उसमें हो, स्टेक होल्डर से उसमें बात हो, जो अलग अलग लॉस जो होते हैं, जो ये दूसरे से कॉम्पीट करते रहते हैं कई इश्यूज पे, उसके ऊपर डिटेल डिस्कशन हो। और ख़ासकर वक्फ में जो है बहुत सारे हाई कोर्ट के जजमेंट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स हैं, लैंड रिफॉर्म्स एक्ट्स इन्वॉल्व हैं, लैंड सीलिंग एक्ट्स इन्वॉल्व हैं, इनाम ओबुलेशन एक्ट इन्वॉल्व है, रेंट कंट्रोल एक्ट इसमें इन्वॉल्व है, लीज रूल्स अलग अलग स्टेट्स के अलग हैं और हिस्टोरिकली वक्फ को लेके बहुत एक लंबा अपना एक उसका हिस्ट्री रहा है। कई एक्ट्स उसमें आए हैं, इंक्वायरी कमिटीज़ बने हैं, कई जेपीसीज हुए हैं, तो डिटेल में इसको स्टडी करना पड़ेगा। तो आपने सभी की बातें सुनी। चल क्या रहा है, कोशिश क्या है और क्या प्लानिंग है, खासतौर पर विपक्षी सदस्यों की। चर्चा करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो खास मेहमान। धनंजय गिरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, सैयद जवाद जी, राजनीतिक विश्लेषक और कांग्रेस के समर्थन में मजबूती से बातें रखने वाले। धनंजय जी, सैयद जवाद जी, बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। और हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी जुड़ेंगे और साथ में हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी ज़रूर अपडेट लेंगे। लेकिन पहले मैं ज़रा चर्चा को विनोद जी के ज़रिए आगे बढ़ाता हूँ। विनोद जी, ये चल क्या रहा है? ये कह रहे हैं कि भाई विस्तार चाहिए इस पर, एक तरफ ये बात, दूसरी तरफ बिल्कुल रिवाज के मुताबिक, जिसे रिचुअल कहते हैं ना, रिचुअल के मुताबिक संसद सत्र से ठीक पहले आ गई उधर से एक रिपोर्ट अडानी जी पे। अब अडानी वाली रिपोर्ट आ गई, इधर कहते हैं कि और समय चाहिए। कुल मिलाकर के चल क्या रहा है ये? कहीं मतलब ऐसा तो नहीं कि अडानी तो बहाना है, वक्फ संशोधन निशाना है? लाल जी, जितनी चर्चा में अभी तक हम लोगों ने वक्फ के इस संशोधन बिल को समझा है, उसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ इतना ही है, जितना मैं समझ पाया हूं, और विशेषज्ञ ज़्यादा बताएंगे कि वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल है, उसका मतलब है कि केंद्र और राज्य सरकार के जो वक्फ है जी बोर्ड है, उसके गठन और उनके कामकाज की पारदर्शिता और उनकी व्यवस्थित रूप से, उनको सुचारू रूप से हो, इस व्यवस्था का मैनेजमेंट जो है, ये वक्फ बोर्ड बिल का संशोधन का एक मोटा मोटी ये ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 40 से ज़्यादा संशोधन रखे गए हैं। अब सवाल है कि 95 का जो ये वक्फ एक्ट है, उसको लेके जो अलग अलग टाइम में संशोधन हुए हैं, उसके बाद 2006 में हुआ, 2009 में हुआ, 2013 में संशोधन हुए हैं, तो क्या इस वक्फ बिल के संशोधन 2024 का उससे अलग क्यों माना जा रहा है? जो अपोजिशंस के लीडर जो लटकाओ भटकाओ और उसको जो इस बात की तरह कह रहे हैं कि अभी और एक्सटेंशन चाहिए, अभी और चर्चा चाहिए, तो भाइयों केरल में वो 400 किसान जो अभी सड़क पे हैं, उनका क्या दोष है? कर्नाटक में 600 किसान से ज्यादा किसान अभी पिछले 15 दिन से अपने घर नहीं गए हैं, उनका क्या दोष है? ठीक है। बिहार के किसान, चाहे तमिलनाडु के किसान, ये सारे लोग जो ये वक्फ के अतिक्रमण को लेके और वक्फ के जो ये एक तरह से जो इनको एक पावर दिया गया कि आप किसी के जमीन पे हाथ रख दिए, वो जमीन आपका है जी, तो ये जो सारी इतनी समस्याएं हैं देश में ये वक्फ को लेके, 90,000 से ज्यादा केसेस वक्फ ट्रिब्यूनल के पास है, जो आपने अपनी रिपोर्ट में दिखाई है। बिल्कुल। तो अब इसका ये मामला कहां जाएगा, कहां सुना जाएगा? इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये सारी जो कमियां हैं, जो वक्फ के बारे में जो आपने अपनी रिपोर्ट में बताया, चाहे वो सिया समुदाय के लोग हों या
बोड़ा समाज के लोग हों या अलग अलग मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो आए हैं कि उनका ये है कि दावा है और उनका ये आरोप है कि ये भूमि माफिया की तरह काम कर रहा है जी। कुछ ही पावरफुल लोगों में ये पूरे वक्फ का ये सारे संपत्ति और निजाम स्टेट विद इन स्टेट का एक रूप ले लिया है। ठीक है। तो क्या ये सरकार की एक जिम्मेदारी नहीं है कि इतने लोगों की जो ये परेशानी है और वक्फ का जो ये सीधा सीधा जो एक ऑटोक्रेसी है उसको एक बात को प्रजातंत्र में लोकतंत्र में विधान के तरह से रूप में इसको संशोधन किया जाए और इसको पारदर्शी बनाया जाए। इस कोशिश का जो विरोध हो रहा है वो सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो पार्टी कह रहे हैं वो तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, आपने दोनों बातें जो कही विनोद जी, एक तो मुझे लगता है एक्सटेंशन मांग करके अटकाने लटकाने का काम, उधर से रिपोर्ट एक और रिपोर्ट उठा करके वो हंगामा करेंगे अब कुछ दिन वहाँ संसद में, भटकाने का भी काम हो रहा है। लेकिन शैलेंद्र मिश्र हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं, मैं शैलेंद्र से जुड़ता हूँ। शैलेंद्र, ये क्या हमने विपक्षी सांसदों की बातें सुनी, ये कहीं ना कहीं दोनों प्रयास एक साथ चल रहे हैं क्या, ज्वाइंट बिल्कुल, कि एक तरफ जो है एक्सटेंशन का मांग करके अटकाओ लटकाओ, दूसरी तरफ से उधर से एक रिपोर्ट लेकर आ गए रिवाज के मुताबिक, अब उसको उठा करके भटकाओ, तो अटकाओ लटकाओ भटकाओ, इन तीनों के जरिए कुछ ऐसा करो कि ये जो वक्फ वाला संशोधन है वो टल जाए, ये कोशिश हो रही है क्या? लालचंद जी, वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी की पहली बैठक से जो विपक्षी दल हैं, टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या ओवैसी हो, उनका एक रवैया एक जैसा दिखा है कि जब भी कोई प्रतिनिधि मंडल या जब भी कोई आमंत्रित समूह वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी के सामने संशोधनों के समर्थन में अपनी बात रखता है, उसको तर्क रखता है, तमाम तथ्य रखता है, तमाम दस्तावेज लाता है, तब उससे खूब सवाल पूछे गए। जो सूत्र बता रहे हैं कि कई बार ऐसी स्थितियां पैदा की गई कि वो यहां तक भी कहा गया कि आपके पास क्या आधार है कि ये संशोधन होने जरूरी है। तो अब ये दिखता है, चूंकि जब जेपीसी के अध्यक्ष पर आरोप लगाकर लोकसभा अध्यक्ष से मिला गया और कहा गया कि वो जेपीसी को मनमाने तरीके से चला रहे हैं, जब जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल कर्नाटक में किसानों से मिलने गए कि उनके साथ कोई अन्याय नहीं होगा, तब भी सूत्र से खबर आई कि सदस्य कह रहे थे कि उनको नहीं जाना चाहिए था। अब जब ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट समय पर आएगी और जेपीसी के अध्यक्ष ने साफ कर दिया है कि एक्सटेंशन लेने का कोई इरादा नहीं है, 25 से ज्यादा बैठकें हो चुकी है, अध्ययन यात्रा पर भी अलग अलग राज्यों में जेपीसी कमेटी गई, विस्तार से दिन भर बैठक हुई, बड़ी बड़ी बैठकें हुई। हमें याद नहीं आता कि किसी ज्वाइंट कमेटी पर इतनी बड़ी बड़ी बैठकें, इतनी लंबी बैठकें हुई हो, इतना विचार हुआ हो, फिर विपक्ष के सदस्यों को ऐतराज क्या है? तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो बीजेपी एक तरह से कहती भी है कि उसके सदस्य चाहते हैं जो कांग्रेस के या फिर विपक्षी दलों के हैं कि किसी तरह से इसका समय और बढ़ाया जाए, जिससे इस सदन के अंदर, इस सत्र के अंदर जो आने वाला सत्र है उसमें कम से कम ये बिल सदन के पटल पर न रखा जा सके। बिल्कुल, तो ये आरोप हम देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष की तरफ से लग रहा है। बिल्कुल, ये अटकाने लटकाने की कोशिश हो रही है, कहीं ना कहीं उनको लगता है चलो एक आध सेशन जो है इसको टाला जाए किसी तरह से, ताकि जो अपनी जहां पर उनको पैगाम देना है वहां कुछ पैगाम पहुंचे कि देखिए कैसे उनके हितों की रक्षा कर रहे हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जुड़ने के लिए इस चर्चा में, और इस चर्चा को हम जारी रखते हैं। अब जरा चलते हैं सैयद जवाद जी के पास। सैयद जवाद जी, ये एक विधेयक लेकर के सरकार आती है संशोधन को, उसके बाद बात होती है कि चलिए इसको जेपीसी में भेज देते हैं, भेज दिया जेपीसी में। जेपीसी अध्यक्ष का कहना है, जेपीसी के अध्यक्ष की बात हमने अभी सुनवाई कि हमने पूरी प्रक्रिया कर ली है, पूरा ड्राफ्ट तैयार है, पूरी रिपोर्ट तैयार है। अब इसके बाद अगर इस तरह की कोई कोशिश हो रही है तो क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं ये कोशिश हो रही है कि इसको चलो किसी तरह टालो, किसी तरह विस्तार लेकर के इसको टालो, जबकि बात तो सबकी आ चुकी है सैयद जवाद जी, तो फिर क्या कोशिश क्या है ये? सैयद जवाद जी से फिलहाल संपर्क में कुछ दिक्कत आ रही है, इस बीच में धनंजय गिरी जी से बात कर लेते हैं, फिर सैयद जवाद जी के। सैयद जवाद जी, आपको आवाज आ रही है क्या? हाँ ठीक है, आ रही। आपने सवाल अगर सुना हो तो जवाब दीजिए, नहीं तो मैं फिर सवाल रिपीट करता हूँ। सवाल रिपीट कर दीजिए। एक बार कर लेता हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि जेपीसी के अध्यक्ष का एक तरफ ये कहना है कि हमारा सब कुछ तैयार है, हमने पर्याप्त बैठकें कर ली, रिपोर्ट भी तैयार है, हम सौंप देंगे, लेकिन कुछ सदस्य मांग कर रहे हैं कि नहीं नहीं इसको तो और विस्तार चाहिए ही चाहिए। तो क्या ये लटकाने की कोशिश है और इससे क्या फायदा मिल जाएगा?
नहीं देखिए, हम तो इस चीज को बखूबी जानते हैं कि उनकी रिपोर्ट बहुत पहले से तैयार थी और किस मानसिकता के साथ तैयार है वो भी हम जानते हैं, क्योंकि ये हमारे दो की सरकार जिस तरीके से काम कर रही है उसको हम बखूबी जानते हैं, क्योंकि इनकी जो नजर है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गई, रेलवे की प्रॉपर्टी हो गई, डिफेंस की प्रॉपर्टी हो गई, उनके अंदर ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से करप्शन करा जा सके और अपने चंद उद्योगपतियों को वो जमीन किस तरीके से बेची जा सके, उनको दी जा सके, ये सिर्फ उसी का इरादा है और कुछ नहीं। मैं तमाम न्यूज चैनल पे डिबेट पे जैसे कि मुंद्रा एयरपोर्ट बेचा था उस टाइप से नहीं, अयोध्या के अंदर डिफेंस की जो लैंड थी उसका नेचर चेंज करके किन उद्योगपतियों को बेचा जा रहा है उसको हम बखूबी जानते हैं। वैसी ही नजर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर है और उसका बेसिक रीजन ये है कि प्रीमियम प्रॉपर्टीज जो है, चाहे वो दिल्ली के अंदर हो गई, चाहे वो हिंदुस्तान के अंदर हो गई, जो प्रीमियम लैंड है उनको अपने चंद उद्योगपतियों को दे करके वहां पे बड़े बड़े मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और तमाम तरीके की चीजें बनाई जाएं। कर्नाटक और केरल में तो किसान हलकान हैं सैयद जवाद जी। कर्नाटक और केरल में बेचारे किसान परेशान हैं, बहुत परेशान। वो अडानी या किसी उद्योगपति से परेशान नहीं है, वक्फ बोर्ड से परेशान है। नहीं देखिए, पहले तो वो कृषि कानून बिल से भी बहुत परेशान थे, जिसके फायदे जो हैं अभी धनंजय साहब बता देंगे। फिर जब कृषि कानून बिल वापस लिए गए, 650 से अधिक किसानों ने शहादत दी, धरना प्रदर्शन हुआ, ये अलग बात है। ये उनको खालिस्तानी, आतंकवादी, नक्सलाइट और क्या क्या किसानों को गालियां देते रहते थे, ये इनका विषय है। लेकिन हैरत की बात यह है, किसानों के हित में काम करते करते आप अडानी के हित में कब चले जाते हैं आपको खुद ही पता नहीं चलता। इसीलिए विरोध हुआ। चौथी सबसे बड़ी बात, अभी क्या कहा गया कि ट्रिब्यूनल के अंदर केसेस चल रहे हैं। तो भाई साहब, केसेस तो बहुत सी अदालतों में चल रहे हैं। ये ट्रिब्यूनल जो है, 70 से ज्यादा ट्रिब्यूनल जो है वो सरकार ही चलाती है और ट्रिब्यूनल जो है वो हेल्पिंग हैंड होते हैं कोर्ट के। उनके अंदर जो लोग बैठते हैं वो भी सरकार ही होते हैं, उनको पैसा जो देती है वो भी सरकार देती है, और वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन नियुक्त करे जाते हैं वो भी सरकार के माउथ पीस होते हैं और उनका ठीक है संशोधनों की जो जरूरत है उस पर हम अलग से बात करेंगे। मैं धनंजय जी के पास जाऊं उससे पहले जरा एक चीज आप स्पष्ट कीजिएगा। आपने कहा रिपोर्ट पहले से तैयार थी, ये मैं समझ नहीं पाया कि क्या रिपोर्ट पहले से तैयार थी। जेपीसी के अध्यक्ष तो कह रहे हैं कि अब रिपोर्ट तैयार हुई है उनकी बैठकों के बाद, आप कह रहे हैं पहले से तैयार। देखिए वो अपने चंद उद्योगपतियों को खुश करने के लिए, अच्छा ये एंगल था। ठीक है समझ गया। सुन लीजिए, अदालत कोर्ट में चल रहा है। जो चंद उद्योगपति हैं, इनके बड़े मित्र, उनका जो मुंबई के अंदर घर है वो घर जो है वक्फ बोर्ड की जमीन पे है और उसके ऊपर बाकायदा केस है। ये मैं नहीं कह रहा। ठीक है न्यूज एजेंसीज ने इसको छापा हुआ है ना। आपका परसेप्शन कहता है कि किसान जो है वो उद्योगपति से परेशान है, जमीन पर दिखाई पड़ता है कि किसान तो वक्फ बोर्ड के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। धनंजय जी बताइए, आपको संशोधनों की जरूरत क्यों पड़ी और क्या जिस तरह से अटकाने, लटकाने, भटकाने का पूरा उपक्रम तैयार है, रिवाज के मुताबिक वहां से एक रिपोर्ट भी आ गई है अडानी जी पे और ये लोग भी एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, कैसे रास्ता निकालिएगा धनंजय गिरी जी, ताकि कम से कम ये जल्दी से जल्दी पारित हो संशोधन और किसान, गांव वाले, तमाम लोग जो पीड़ित हैं उनको राहत मिल पाए। लालचंद जी देखिए, सबसे बड़ी बात है जो भाई साहब भी कह रहे थे, कहते हैं ना कि कहो रहीम कैसे हो केर बेर के संग, हम तो लिप्टन चाहते हैं तुम फाड़त हो अंग। तमाम इस्लामिक राष्ट्रों में, पाकिस्तान में, टर्की में, बांग्लादेश में, सबने वक्फ बोर्ड को रद्द कर दिया, खत्म कर दिया। क्यों खत्म कर दिया? क्या वहां पर कौन से उद्योगपति को दिया जा रहा था? क्या वहां भी हैंड इन ग्लव्स था उद्योगपतियों के साथ? क्या वहां भी साना बसाना उद्योगपति मिलकर के जमीनों को कब्जा कर रहे थे? तो वहां वक्त को समझा गया कि वक्त और वक्फ दोनों की जरूरत है कि इसमें संशोधन हो। संशोधन, सुधार हर जगह की जरूरत होती है। हमें कालक्रम के साथ चीजों को सुधारने की जरूरत होती है। लेकिन जहां कहते हैं नुक्ता नफस, जेरो जबर, काफिया मीटर नहीं बदला जा सकता है, लेकिन हाँ झंडा गाड़ा जा सकता है। झंडा किसान के यहाँ गाड़ दो, झंडा मंदिर पे गाड़ दो, झंडा गुरुद्वारे पे गाड़ दो, झंडा चर्च पे गाड़ दो, झंडा जहां मन करे वहां गाड़ दो। जब से तामील में नहीं आए थे हम, तो उसके पहले के मंदिरों पर भी गाड़ दो, जहां मन करे वहां गाड़ दो। चीनो और अब हमारा, हिंदुस्तान हमारा,
मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा, मैं नहीं करा वाला माइक बाल के सब पे। एयरपोर्ट हमारा, संसद हमारा, सब कुछ सब हमारा है। पर जब धरती ही हमारे ऊपर वाले ने बना के हमको दे दी है तो तुम बिना मतलब के इनक्लोजमेंट किए हुए हो। आप कह रहे हैं कि जब तमाम चीजें प्राइम प्रॉपर्टी, तो प्राइम प्रॉपर्टी इसी मुल्क की है ना कि कहीं और से है। अगर बख्तियार खिलजी आया था तो क्या घोड़े पर जमीन लेके आया था? तो अगर उसके जमीन पर आप दावेदारी करें तो उसके कुकर्मों की भी दावेदारी भी लेनी पड़ेगी, एक एक जलाए हुए किताब का हिसाब देना पड़ेगा उसका। तो भाई आप इसी संस्कृति के लोग हैं, आप यहीं के लोग हैं, और जो आप पर 90,000 केसेस चल रहे हैं और 40,000 केसेस जो चल रहे हैं, जो उसमें ज्यादातर केस तो आम मुसलमानों के, 2/3 से ज्यादा मुसलमानों के हैं। हाँ। और आपकी खुद की रिपोर्ट है कि 10% में गरीब मुसलमानों को भी 10% का भी फायदा नहीं दे पा रहे। तो आप जो कर रहे हैं ये सटे लोग मिलजुल करके, नहीं आप बताइए लोगों को, भाई साहब आपने अपनी बात पूरी कर ली, भाई साहब अपनी बात पूरी कर, धनंजय जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, धनंजय जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर मैं आता हूँ। करिए। देखिए दिक्कत क्या है ना, सच न खुल जाए। मैं तो इनको पूरा मौका देता हूं कि जितना बोलेंगे उतने एक्सपोज होंगे, कि जितना कहेंगे, जितना कपड़ा बदलने की कोशिश करेंगे उतना अनावृत होते जाएंगे। और ये अनावृत हो चुका है ये मामला पूरी तरह से। ये मुल्क देख रहा है, ये देश देख रहा है, और आम जनमानस आज ये देख रहा है कि जो शर्तें लगाई जा रही हैं, अब देखिए अब चुनाव हो रहे हैं तो उसमें शर्तें लगाई जा रही हैं, वक्फ बोर्ड के अपने कानून है। ये एक तरह से जो हुआ इस मुल्क में पहले भी जो हुआ और आज भी जो हो रहा है, और जो कुछ राजनीतिक उस पर एक बार उस पर जवाब दीजिए धनंजय जी। ये अटकाने भटकाने लटकाने की कोशिशों के बीच से रास्ता कैसे निकालिएगा? देखिए रास्ता तो स्वतः निकल जाएगा जिस दिन ये देश के आम जन को, अब बताए गिरजाघरों की जो पीड़ा है, जो किसानों की पीड़ा है, जो सैकड़ों किसान सड़कों पर हैं, उसने सरकार को हिला कर रख दिया है। कर्नाटक में देख लीजिए, कर्नाटक में जो नाटक चल रहा है उसमें कांग्रेस को मजबूरी में आकर के खड़ा होना पड़ा कि भाई ये नाटक अब बंद करो, नहीं तो देश जाग जाएगा, तो फिर जो बचा हुआ है वो भी सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। सैयद जवाद जी काउंटर बताइए, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए ये रास्ता कभी नहीं निकाल पाएंगे, उसका रीजन आपको बता दूं। मणिपुर में आज तक ये रास्ता नहीं निकाल पाए। मणिपुर लगातार जल रहा है और लगातार मणिपुर के लिए आवाज उठाते रहे, लेकिन इनके मुंह से कोई आज तक आवाज नहीं निकलेगी। दूसरी सबसे बड़ी बात कह रहा हूं, ये तो बात तय हो गई, भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा चला ले, लेकिन अगर चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार ऐसे मुद्दों पर खामोश रहे तो आने वाले वक्त में उनकी भी जो है राजनीति जो है मटिया मेट होने जा रही है इनके साथ रह करके। आपको बता दूं, क्योंकि वो बड़े आप उन लोगों को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहे हैं? ठीक है धनंजय जी कुछ काउंटर करना चाह रहे हैं। धनंजय जी, लालचंद जी एक अरब के बड़े आलिम जुनैद हुए, उन्होंने कहा है कि जिन्हें खुद की खबर नहीं खुदा का एड्रेस बताते हैं, अपना पता नहीं और खुदा का पता बताते हैं। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश के बारे में बता रहे हैं, तुम्हारे नियति का पता सबको पता चल चुका है। और तो सुन लीजिए, जो लोग उस खेमे की राजनीति कर रहे हैं 200 सीटें नहीं पा रहे हैं। ठीक है, मैं आप दोनों के पास लौटता हूँ आप दोनों के पास। मैं विनोद जी को जरा डिस्कशन में लेकर आता हूँ। विनोद जी, कोई रास्ता निकलता हुआ आपको दिख रहा है? क्योंकि अटकाने भटकाने लटकाने की कोशिश तो पूरी है। धनंजय जी से मैंने ये सवाल भी पूछा कि कैसे इसको करेंगे, तो उन्होंने कहा आम लोगों का ये मन बन रहा है कि संशोधन होना चाहिए, वो क्या रहेगा? लाल जी, मैंने अभी जो दोनों लोगों का जो मैं डिस्कशन सुन रहा था, तो उसके बीच में मैं ये कह रहा हूँ ये बड़ा सीरियस टॉपिक है जब्बार साहब, कम से कम इस चीज़ को समझिए। बिल्कुल। ये सीरियस टॉपिक को आप लोग जो एक र्यूमर मॉन्गरिंग कर रहे हैं, सीए के जिस तरह से आपने किया उसी तरह से वक्त को लाके आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार से लेके चंद्रबाबू नायडू को भी डरा रहे हैं, अपने वोट के और वोट बैंक की ताकत बता रहे हैं। आपने सारे आपके अभी जो महाराष्ट्र में अभी इलेक्शन में जो आपका पिटीशन आया था, पहले आप सुन लीजिए, आपका मैंने बहुत धैर्य से सुना है। आपने खाली आपने सिर्फ फेक फैलाया है, आप फेक न्यूज फैलाए हैं, मैं उसका जवाब दूंगा। आप पहले उस चीज को समझिए और मैं कानूनी बात आपको बता रहा हूं कि आप जिस बात को सरकारी कह रहे हैं कि सरकारी चेयरमैन है, सरकारी सब कुछ होता है, सरकारी ट्रिब्यूनल है, तो भैया उलेमाओं को क्या दिक्कत है? इस पे सरकार के बोर्ड है और सरकार को जब सरकारी है तो सरकारी डीएम भी होगा। उलेमाओं जो है वहां से लेकर जाकिर हुसैन तक चिट्ठी लिखवाते हैं, जाकिर नायक तक उसमें अपील पड़े हुए हैं और लोगों को कह रहे हैं ये तुम्हारी जमीन छीन जाएगी, तुम्हारी मस्जिदें छीन जाएगी। इसकी करने की क्या जरूरत है? यही काम तो आप बैठ के यहाँ कर रहे हैं, यही काम तो कांग्रेस पार्टी कर रही है।
सवाल है कि जो 1956 का एक 5 का जो एक्ट लेकिन है, आपको बता दूं, आप एक बार आप सुन लीजिए, जो मैं आपको कह रहा हूं उस पे आपके पास तर्क है तो तर्क दीजिए, और मणिपुर और मिजोरम हमें मत छोड़ घुमाइए। दीजिए, मणिपुर पे किसी और दिन चर्चा करेंगे, किसी दिन और चर्चा कर लेंगे। आप अर्थव्यवस्था पहले पर इस किसी बात और को दिन आइए, चर्चा होगी। 2006 में भाई साहब सुन लीजिए, 2006 में 1.6 लाख जो वक्फ की जमीनें थी, वो 9.3 लाख के बाद साढ़े 9 लाख एकड़ कैसे हुई? कहां से आई ये जमीन? कहां कब्जा किया? सही बात है। और ये जमीन जो है, आप जबाज आप सुन लीजिए, आपके पास कोई तर्क नहीं है, कांग्रेस पार्टी के पास कोई तर्क नहीं है सीधे इस बात का कि ये आप वोट बैंक की बात करके अलावा आपके पास कोई तर्क नहीं है कि 1.6 लाख जिस पे वक्फ की संपत्ति थी 2006 तक, जो वक्फ माने जो दान दिया गया होता है अल्लाह के नाम से, वो साढ़े 9 लाख एकड़ जमीन अल्लाह के नाम से दान दिया गया 2013 तक। कैसे हुई ये 6 गुना? ओवैसी साहब को क्यों क्योंकि डर कब्जा है? करने का अधिकार दे दिया ओवैसी 2013 साहब में। को क्यों डर है इस बात को? वो कह रहे हैं कि अगर ये वक्फ बिल पास हो गया तो यूपी में 2.5 लाख एकड़ जमीनें हमारी छीन जाएगी, क्योंकि हमारे पास कोई कागज नहीं है। कागज ही नहीं है। ओवैसी को क्यों इसमें इंटरेस्ट है कि 3,500 एकड़ जमीन जो है वहां वक्फ की लीज पे उन्होंने हैदराबाद में रख रखा है? आपको पता है 30 साल के वक्फ का कानून है कि 30 साल के लीज रखने का, खुद उसके लाभान्वित हैं। सैकड़ों साल लोग लीज पे रखे ओवैसी हुए हैं। परिवार वो खुद कौन लोग लाभान्वित हैं? हैं। वो कौन गैंग है? बिल्कुल। ये भू माफिया से वक्फ को अलग करना है। आप उस सवाल पे आते नहीं है। मैं नाम गिनती करके दूंगा कि कितने लोगों ने जमीन कब्जा किया हुआ है, लीज किया हुआ है। सैयद जवाद जी जवाब दीजिए। जगन्नाथ मिश्रा कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि वक्फ की जो संपत्ति है उसका उपयोग गरीब मुसलमानों में नहीं होता है, कुछ लोगों ने उसको कब्जा कर रखा है। तो कब्जा से छुड़ाना काम सरकार का नहीं है। बड़े लोगों पर आरोप है, अब ओवैसी परिवार इसमें शामिल है। बताइए सैयद जवाद जी, लगता है जम गए सवाल सुन करके, फिर कोशिश करेंगे उनसे जुड़ने की। सैयद जवाद जी आवाज आ रही है? लगता है नहीं। धनंजय गिरी जी को लेते हैं। धनंजय गिरी जी, जो अभी हमने बात की, देखिए तमाम चीजें हैं, संशोधन की जरूरत तो है, लेकिन सवाल यह कि अभी इन्होंने सैयद जवाद जी ने एक बात कही कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू नाम लिया उन्होंने। सब ऐसे में आप कैसे ये कोशिश कीजिएगा कि आपको अपने अलाइज का साथ मिले? धनंजय गिरी जी। नहीं, देखिए लालचंद जी, क्लियर है, वो जो कर रहे हैं वो आज से तो नहीं कर रहे हैं, वो पहले भी यही करते हैं। यही करके उन्होंने मुल्क का बंटवारा किया था, यही करके उन्होंने 5 में बांटा, 1905 में बांटा, 1947 में बांटा। ये तो उनका यही धंधा है, और ये धंधा उनका गंदा है, ये देश जान चुका है। और ये देश जानने के बाद आप देख लीजिए कि कांग्रेस को भी आज इस बात का हो रहा है कि खुदा ही मिला नबी साले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। 206 सीट लास्ट आई थी, पिछले 34-35 साल हो गए कांग्रेस को यही करते करते। और ये जो क्षेत्रीय दलों को डराने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार तो 99 सीट पहुंच गई। इस 99 फिर 99 पे सांप काटता है ना। आप देखे होंगे, लूडो खेले होंगे बचपन में, तो 0 पे आता है। तो अगला उनका जीरो जाएगा, इसलिए 100 पर नहीं पहुंचा है। विषय वो नहीं है, विषय बहुत सीरियस है। इस मुल्क की जमीन है, ये मुल्क की माटी है, इस देश की जमीन है, और तमाम जगहों पर आपका जहां मन कर रहा है वहां काट दे रहे हैं। बहुत सही बात की विनोद जी ने कहा कि भाई अगर 2.5 लाख एकड़ जमीन आपकी चलिएगी तो जमीन है किसकी? कागज पत्थर किसका है? आप कहते हैं कागज नहीं दिखाएंगे और सारा जहां को हमारा है बताएंगे। आप किसान की जमीन, मस्जिद, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा, जहां मन कर रहा है वहीं गाड़ दे रहे। और दूसरी बात है कि उन राजनीतिक दलों का मक्कारी देखिए जो इनसे भी जमीनें ले ले रहे हैं। और उसके बाद जब बात निकल के आती है तो कौन? कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीन वापस करने लग ठीक है। अभी अब समय की कमी है, ये देश अच्छे से देख रहा है। ठीक, समय की कमी है। सैयद जवाद जी का हम काउंटर लेना चाहते थे, लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क टूट गया है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी जुड़ने के लिए, विनोद जी जुड़ने के लिए, और सैयद जवाद जी भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि नक्सल प्रभावित इलाके में किस तरह से सुरक्षा बल, सरकार की योजनाएं, और अब तो आम मतदाताओं ने भी उनको पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। करेंगे इस पर बात। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार
चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज पर इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले हमने बताया था, अब हम बात करेंगे कि किस तरह से नक्सल का जो प्रभाव है वो सिकुड़ता जा रहा है और अब तो खत्म होने की डेडलाइन भी दे दी गई है। तो उसी क्रम में छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सुकमा में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG के जवानों के साथ मुठभेड़ में आज भी 10 नक्सली मारे गए। ऑपरेशन में DRG ने इंसास राइफल, AK-47 राइफल, SLR राइफल और कई अन्य हथियार भी बरामद किए। इसके साथ ही 3 ऑटोमेटिक हथियार भी बरामद किए गए हैं। बस्तर के IG P सुंदरराज ने इस मुठभेड़ की जानकारी साझा की। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सुकमा के गांव कोराजुगड़ा, दंतेशपुरम, नगाराम, भंडारपदर के पहाड़ी इलाकों में सूचना मिलने के बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुरक्षा बलों की इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि उनकी सरकार नक्सलवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि बस्तर में विकास, शांति और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उनकी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बस्तर में शांति, विकास और प्रगति का दौर लौट आया है। उन्होंने सुरक्षा बलों को उनके अदम्य साहस और समर्पण के लिए बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ से नक्सलियों का सफाया निश्चित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ के नक्सलियों के सफाई के लक्ष्य की पूर्ति की दिशा में हम सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। तो दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहले ही देश से नक्सलवाद को मार्च 2026 तक पूरी तरह खत्म करने का दावा किया है। उसे पहले सुन लीजिए। सभी राज्य कंधे से कंधा मिलाकर नक्सलवाद को 31 मार्च 2026 से पहले इस देश से समाप्त करने के लिए कटिबद्ध दिखे हैं, वो मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश की जनता के सामने 2047 तक विकसित भारत का उद्देश्य रखा है। जब विकसित भारत के शब्द को एलोब्रेट करते हैं तो विकास 130 करोड़ की जनता तक पहुंचे। उसमें 8 करोड़ हमारे ट्राइबल भाई बहन भी समाहित होते हैं। और अगर ट्राइबल क्षेत्र में दूर दराज के गांवों तक, दूर दराज की व्यक्तियों तक सभी मायनों में विकास को पहुंचाना है तो उसके खिलाफ सबसे बड़ा हर्डल कोई है तो ये नक्सलवाद है। तो हम सबका ये लक्ष्य होना चाहिए कि अंतिम व्यक्ति तक अगर विकास पहुंचाना है तो हमें नक्सलवाद को पूर्णतः निर्मूल करना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि 19 से 24 तक इस दिशा में बहुत अच्छा काम हुआ है। तो जीरो टॉलरेंस और भरपूर विकास। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए सुरक्षा बल के जवानों ने आज सुबह सुकमा जिले में नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ में 10 नक्सलियों को मार गिराया है। जवानों को मिली यह सफलता सराहनीय है। नक्सलियों के खिलाफ हमारी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करते हुए मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रही है। बस्तर में विकास, शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जुड़ते हैं सीधे अपने संवाददाता सुमेश पटेल से, छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुमेश, सबसे पहले तो आज के बारे में जानकारी दीजिए। ये 10 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है, क्या ये संख्या और बढ़ सकती है क्या, या इस बारे में क्या अपडेट है अभी तक? लालचंद्र, आपको जरूर बताना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में आज सबसे बड़ा नक्सल इनकाउंटर देखने को मिला है और इस इनकाउंटर में 10 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है। जो बस्तर का क्षेत्र है शुरू से नक्सल प्रभावित इलाका है, चाहे सुकमा, दंतेवाड़ा, कांकेर, इन इलाकों में नक्सली कहीं ना कहीं अपनी आमद की खबर बताते रहते हैं। तो इसी मुखबिर की सूचना पर जवानों को मिली थी कि उस इलाके में, सुकमा का जो क्षेत्र है उस इलाके में नक्सली आ रहे हैं। तो उसी समय जब इनकाउंटर, उस इनकाउंटर में 10 नक्सली मारे गए हैं। नक्सलियों के पास से ऑटोमेटिक राइफल AK-14 समेत तमाम आधुनिक हथियार भी बरामद हुए हैं।
दूसरी तरफ मैं बात करूं तो जब अक्टूबर माह में 31 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था, जुलाई महीने में 29 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया था। दूसरी तरफ जिस तरह से जो छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित इलाका है, तो कहीं ना कहीं जो विकास की बयार छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव सरकार यानी इस पर आने वाला था सोमेश, इलाके में विकास की बयार बह रही है। इस पर आने वाला था सोमेश कि अभी जो हमने गृह मंत्री अमित शाह की एक बात सुनवाई, वो जहां तक मुझे याद है शायद उन्होंने कुछ महीने पहले छत्तीसगढ़ में ही ये बात बोली थी। ठीक है, जिस तरह मार्च 2026 का डेडलाइन दिया है, क्या आपको ग्राउंड पर दिखाई पड़ रहा है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसकी वजह से गृह मंत्री इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हैं कि 31 मार्च 2026 आई, नक्सलवाद फिनिश? केंद्रीय गृह मंत्री जब छत्तीसगढ़ पहुंचे थे तो उन्होंने 7 राज्यों के पुलिस महानिदेशकों के साथ बैठक की थी और एक रणनीति बनाया था, जिसमें साफ तौर पे कहा था कि 2026 तक भारत से नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा। दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि पिछले 9 महीने में छत्तीसगढ़ के बस्तर में 200 से ज्यादा नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया है, 500 से ज्यादा नक्सलियों आत्मसमर्पण किए हैं। तो कहीं ना कहीं मुख्य धारा से जो उस इलाके में विकास है जुड़ रहे हैं। दूसरी तरफ जो छत्तीसगढ़ सरकार पुनर्वास नीति जो चला रही है, कहीं ना कहीं जो नक्सलवाद की तरफ जिन नक्सलियों ने हथियार उठा लिया था, अब वापस मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं राज्य में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो छत्तीसगढ़ का बस्तर उस इलाके में विकास की बयार बह रही है। दूसरी तरफ आपने एक चीज देखा होगा, विधानसभा चुनाव जब छत्तीसगढ़ में हो रहा था तो बीजापुर इलाके में नक्सलियों ने एक मैसेज किया था कि नक्सली मतदान करने ना जाए। तो कहीं ना कहीं उस इलाके में भी नक्सलियों की दहशत की वजह से भी उस इलाके में लोग मतदान करने गए। ये तमाम कोशिशें हुई हैं, तमाम कोशिशों का नतीजा हमने देखा, 2 राज्यों में भारी मतदान और अब ये नक्सल बिल्कुल सिकुड़ गए हैं। और अगर दावा माना जाए तो 31 मार्च 2026 का मतलब वामपंथी उग्रवाद, नक्सलवाद, कम्युनिस्ट आतंकवाद फिनिश। फिलहाल आज के इस वक्त में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।